हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इलियास सादिक और आज पैनल में मेरे साथ रियाज गोंदल और राजा वकार और कफील बेग हैं। आज हम लदर हाउस में मौजूद हैं। हमारे साथ जो मेहमान शख्सियत हैं वो हाजी मोहम्मद शहबाज हुसैन, जो कि साबिक मेंबर कौमी असम्बली और वफाकी वजीर रह चुके हैं। आज उनसे हम गुफ्तगू करेंगे ताज़ा तरीन हालात पर और लदर ख़ानदान की जो सियासी और अवामी खिदमात हैं जेलम के लिए, उसके लिए जो है वो आज उनके ख्यालात सुनेंगे। आपके इंटरव्यू में बड़ा लुत्फ आया कि मेहमान जो है वो मेज़बान बन गए और मेज़बान जो है वो मेहमान गए है जी। थैंक यू वेरी मच सर। जी, अभी हालिया हमने देखा है कि 2023 इलेक्शन के लिए आपने चौधरी फोक शेरबाज को NA 60 के लिए जो है ना वो नामजद किया है। उनको नामजद करने की क्या वजह है? फ़र्क अल्ताफ़ है, वो अभी PTI के मेंबर कौमी असम्बली भी हैं। 2018 में आप सब ने मिल के क्लीन स्वीप किया। उनकी अलहदगी की वजह क्या इख्तियार और ताकत की डिस्ट्रीब्यूशन थी? उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो क्या थे? उनको मनाने के लिए कोई एफर्ट्स हो रही हैं? उनके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ये सवाल आप उनसे कर सकते हैं। अगर हमें उनके तहफ़्फ़ुज़ात का इल्म होता तो शायद हम दूर कर लेते, लेकिन उनके तहफ़्फ़ुज़ात क्या थे वो आप उनसे पूछ सकते हैं। बाकी वो हमारा खून है, वो हमारे ख़ानदान का हिस्सा हैं। हमारी सियासत अलग हो सकती है, हमारी सोच इस मामले पे अलग हो सकती है, लेकिन ख़ानदानी वक़ार तो एक ही रहेगा इंशाअल्लाह। तो फ़ौक को नामज़द करने की वजह यह है कि हमें इस हलके में PTI का भी कोई उम्मीदवार चाहिए, और चूँकि PTI की पहले सीट जो थी वो लदर ख़ानदान की थी, हमने अपनी तरफ से उनको नॉमिनेट किया है ख़ानदान की तरफ से। आगे देखेंगे अमली तौर पर अभी तो हज़ारों लफ्ज़ें हायल हैं लब तक जाम आने में कि टिकट मिलना है, टिकट के लिए कम्पीट करना है, टिकट मिलेगा तो फिर। लेकिन हमारी ये ख्वाहिश है कि चूँकि ये हमारी विरासती सीट थी और पहले भी अपना PTI ने निकाली थी, अब भी ये सीट PTI का हक है, उसी को निकालना चाहिए। और चूँकि पहली सीट भी हमारे ख़ानदान के एक फ़र्द ने निकाली थी, अब भी हमारी ख्वाहिश है कि वो सीट हमारे ख़ानदान का फ़र्द जो फ़ौक शेरबाज है वो उस पर उम्मीदवार भी है और वो इस सीट को निकाले। लेकिन मैंने आपसे जैसे अर्ज़ किया है कि अभी तो मतलब है कि हमें स्टेप बाई स्टेप चलना है ना, कि हज़ारों लफ्ज़ें हायल हैं जैसे मैंने कहा है। तो ये कि इंशाअल्लाह फ़ौक शेरबाज इलेक्शन लड़ेंगे और हमें यकीन है कि इमरान खान की क़यादत में वो कामयाब भी होंगे। फैमिली में जब इख्तलाफात हो जाते हैं तो कोई ऐसा पॉइंट भी है कि उस पे भी कोई निगोशिएट किया जाए, कोई डिस्कशन किया जाए, कोई नाराज़ जो फैमिली मेंबर्स हैं उन्हें भी मनाने के लिए कोई थॉट या कोई इस तरह की प्लानिंग में आप लोगों का है? मैं ये समझता हूँ कि हर सियासतदान को अपनी राय रखने का हक है। अगर हमारे ख़ानदान में से मेरे किसी अजीज़ ने अपनी सियासी राय रखी है, हमें उनके राय से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन हम उनको राय बदलने पे मजबूर नहीं कर सकते। सो दिस इज़ इट। मतलब है कि उनका अपना चाहे से सियासी सफ़र का और दूसरों का अपना चाहे से सियासी सफ़र का। मैं आपको यही बता सकता हूँ। लदड़ ख़ानदान चौधरी फ़र्क अल्ताफ़ से है या फ़ौक शेरबाज से है? तो दूसरा ये है कि जब इलेक्शन होंगे तो एक ही घर से दो कज़न जब इलेक्शन लड़ेंगे तो ख़ानदान की सियासत को नुकसान नहीं पहुंचेगा। तीसरा मेरा इसी के साथ ये है कि ये जो मोरूसी सियासत नहीं हो जाएगी कि 60 में फ़ौक शेरबाज होंगे, 61 में फवाद साहब होंगे, और हमें सुनने में आ रहा है कि 26 में भी कोई लदड़ ख़ानदान के ही उम्मीदवार होंगे और जनरल सेक्रेटरी जो है वो भी लदड़ ख़ानदान की है। तो ये मोरूसियत सियासत को परवान नहीं चढ़ाया जा रहा है। जी, बड़ा अच्छा सवाल है। मोरूसी सियासत तब होती है जब एक साइलेंट आदमी मेरी तरह अपना आम के दरख्त लेटा हुआ है और उसको कहा जाए कि जाओ भी तुमने इलेक्शन लड़ना है। क्या फ़ौक शेरबाज की जेलम तहसील के लिए, जेलम दीना तहसील के लिए डुमेली साहबा में उसकी खिदमत कम हैं? लोगों के मसाइल को हल करने में, लोगों के साथ ताउन में
वो एक एक्टिव वर्कर है। मैंने अभी आपसे ये कहा था कि हमारी तरफ से वो अपना नुमाइंदा होंगे, इलेक्शन टिकट पार्टी ने देना है, तो फिर ये मरूसी सियासत कैसे होगी? लोगों को टिकट मिलेगा अपने मेरिट पे। फिर जो आपने कहा है कि जी एक भाई जनरल सेक्रेटरी है, तो जनरल सेक्रेटरी होना कहाँ से डिस्क्रेडिट है? क्या सेक्रेटरी को तनख्वाह मिलती है या कोई सरकारी सतह पे उनको अपना अलाउंसेस मिलते हैं कि देखें जी वो अलाउंसेस मिलते हैं तो आपने किसी दूसरे आदमी को नहीं रखा, आपने घर के आदमी को रखा है। ही इज़ स्पेंडिंग लॉट ऑफ मनी फ्रॉम हिज ओन पॉकेट एंड वो इतनी जदोजहद कर रहा है जिसकी हद नहीं है। आप अगर वो जो 5-6 यूनियन काउंसिल में आप जहाँ जाके देखें, उसका रोल देखें, उसने जो वहाँ पर तरक्याती काम करवाए हैं वो उनको देखें। उसके मुकाबले में देखो ना लोगों ने क्या काम किए हैं। मुस्लिम लीग नून की आप ले लें, पीपल्स पार्टी को ले लें, उनमें से कितने लोग मुतहर्रिक हैं लोगों के साथ, स्वाय इसके कि जहाँ पे कोई मुकदमा हुआ और वहाँ पे अपना रिश्वत दलाली जहाँ पे ज़रूरत पड़ी किसी ने कर ली। मतलब यह है कि मरूसी सियासत उस वक्त होगी जब कोई आइडल होगा, जब कोई एक्टिव नहीं होगा, जब वो लोगों के मसाइल को फेस नहीं करेगा तो आप उसको तो कह सकते हैं मरूसी सियासत। लेकिन जब लोग एक्टिवली अपने अपना रोल अदा कर रहे हैं तो उसको आप मरूसी सियासत कैसे कह सकते हैं? आपने अभी एक टेन्योर आपकी हुकूमत ने गुजारा, हमारे पास जेहलम में एयरपोर्ट मौजूद है। क्या हम समझते हैं कि शमाला एयरपोर्ट को अब ज़रूरत आन पहुंची है कि उसे वापस सिविल एविएशन अथॉरिटी के पास जाया जाए, जिससे सियालकोट तर्ज का एक एयरपोर्ट बना के इसको दोबारा फोकस किया जाए तो हमारा जो ग्लोबली ओवरसीज पाकिस्तानियों को एक फैसिलिटी दी जा सकती है। और क्या समझते हैं कि दूसरा कि कौन कौन से काम रह गए हैं जिन्हें आप लोगों ने फोकस किया हुआ है? बहुत शुक्रिया वकार साहब। बात यह है कि आपने कहा है कि हमारी पार्टी ने एक टेन्योर पूरा किया है। सबसे पहले तो मुझे आपसे ये इख्तिलाफ है कि टेन्योर पूरा करने का मौका ही नहीं दिया गया। उनसे हुकूमत 2 साल पहले छीन ली गई किसी भी सतह पे, इसलिए हमने जो बहुत से काम करने थे वो हम नहीं कर सके, लेकिन वो हमारे ज़हन में हैं, हमारे माइंड में हैं। मैं ये समझता हूँ कि फवाद से ज़्यादा कोई प्रोग्रेसिव आदमी जेल में शायद थी हो चौधरी अल्ताफ़ के अलावा कोई आदमी फवाद की ज़हानत, अप्रोच, फार साइटेडनेस को कोई नहीं पहुंच सकता। उसने 1910 का मंसूबा था नहर का, जिसको मैंने और जनरल शफकात जो साना साहिल थे, पिंडादन खान के थे और परवेज़ मुशर्रफ के मिलिट्री सेक्रेटरी थे, हमने बहुत कोशिश की कि ये मंसूबा हम इस पे अमल नहीं हो सका। फवाद वाज द ओनली जिसने 1910 के मंसूबे को आके 2022 में आके शुरू करवाया है। तो मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल हमारे ज़हन में है कि हमारे पास ये जो एयरपोर्ट है नज़दीक, अगर फ़ौज के अलावा ये सिविलियन को भी कैटर करने की इजाज़त मिल जाए तो हमारे बहुत से लोगों को सहूलत होगी, बिलखुसूस मीरपुर और जेहलम के लोगों को। तो ये हमारे ज़हन में है, लेकिन ये चीज़ें जो हैं ये वक्त लेती हैं। ये मतलब है कि कोई अपना टूटी हुई गली नहीं है कि अपना सीईओ को कहा कि बना दें तो वो बना देगा, 70-80 हज़ार रुपए की गली है। तो ये इंशाल्लाह ये प्रोजेक्ट जो हैं ये आएंगे और अगर अल्लाह ताला ने मेरे ख़ानदान को हिम्मत दी आगे आए तो इंशाल्लाह हम जेहलम को एक मसाली सूबा बनाने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। साबिक़ गवर्नर मरहूम चौधरी अल्ताफ़ साहब के करीबी साथी मिर्ज़ा महमूद जेलमी साहब जो हैं वो क्लेम करते हैं कि पीटीआई की वो जो है ना बुनियादी कारकुन है और पीटीआई के वर्कर भी हैं। वो बहुत सारे लद्र ख़ानदान के मतलब तहफ़्फ़ुज़ात भी रखते हैं और बहुत सारे इल्ज़ामात भी लगाते हैं। तो आपने उनके इंटरव्यूज़ भी सुने होंगे, तो उनके बारे में प्लीज़ आप कुछ कहना चाहें।
मैंने न कभी उनका इंटरव्यू सुना है, ना मैं उनको सियासी हैसियत से कोई अपना पहचान देता हूँ। मेरे नज़दीक उनका किरदार मेरे इल्म में है, उनकी सोच मेरे इल्म में है। मतलब ये कि अगर मतलब सियासी वर्कर है पीटीआई में, तो वो पीटीआई से क्यों निकला? वो पीटीआई में रह गया अपनी जदोजहद करता। वो जो पीटीआई में उनके मुकाबले में आए, वो जाके अपनी खिदमात को वहाँ पेश करता, उनसे बेहतर अंदाज में वहाँ लड़ाई करता, तो वो पीटीआई में रहता। लेकिन वो तो पीटीआई से भाग गया है और मैंने कभी उनका इंटरव्यू नहीं सुना, क्योंकि मैं उनको ज़ाती तौर पे 60 से जानता हूँ। मुझे उनके किरदार के बारे में पूरा इल्म है, मुझे उनकी सोच के बारे में पूरा इल्म है। अपना मसलत के वो शिकारी हैं और वो हर वक्त मसलत अंदाज हैं। किस कदर मसलहत परस्त था वो शख्स, ए कतील मजबूरियों का जिसने वफा नाम रख दिया। वो किसी के साथी नहीं हैं, वो किसी के वफादार नहीं हैं। वो सिर्फ एक चीज़ जिसकी उनको बचपन में कमी रही, वो अब उनकी पूरी हो गई है, पैसे की। बस उस हवस के पीछे वो भाग रहे हैं। लद्दड़ ख़ानदान पीपल्स पार्टी के जो सरबराहान हो, उनके साथ बड़ी कुर्बत रही है। काफ लीग के सरबराहान हो, कुर्बत रही। मौजूदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है इमरान खान साहब के साथ बड़ी कुर्बत है। तो मेरा एक तो सवाल ये है कि इनमें से आप बेहतर किस लीडर को समझते हैं मुल्क के लिए और आवाम के लिए? हर दौर के अपने तकाजे होते हैं। मुख्तलिफ लोगों ने अपना मुख्तलिफ रोल अदा किए हैं। उनको आप आज के दौर में उन पर तनकीद भी कर सकते हैं, उस दौर में लोग उनकी तौसीफ़ भी करते थे, तारीफ़ भी करते थे। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि अपना सियासी तनज़्ज़ुल जो था वो अयूब खान के दौर में बहुत ज़्यादा था, लेकिन सनदी तरक्की अयूब खान के दौर में बेशुमार थी। सियासी सतह पे बेदारी अयूब खान जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में बहुत थी, मगर अमली तौर पर उनके जो प्लान थे वो नाकाम हुए। उन्होंने लोगों को बेदारी ज़रूर दी, लेकिन अमली तौर पर, सियासी तौर पर वो डिलीवर ना कर सके जो वो करना चाहते थे। इसी तरह अपना उसके बाद फिर आगे जनरल ज़िया साहब। तो जनरल ज़िया साहब के बारे में तो मैं यही कह सकता हूँ कि सर को सबा, बंदे को खुदा, क्या कहना, जुल्मत को सबा, जुल्मत को ज़िया, क्या कहना। तो मतलब है कि वो दौर जो था उसने इस मुल्क के चारों सूबों में जो हम जंजीर समझते थे उनमें नफाक आया है, उनमें लिसानी तज़ादात आए हैं, उसमें तबकाती नसात आए हैं, उसमें ज़ात की बुनियाद पर तफरीक आई है। तो उसके बाद जो सियासतदान आए, जनाब नवाज शरीफ साहब आए, अपना उनका रोल आपके सामने है। अपना अगर मुल्की वसाइल को लूटना किसी कामयाबी की दलील है तो मैं समझता हूँ कि उनसे ज़्यादा कोई कामयाब नहीं है। लेकिन मतलब है कि एक अपना ज़िया-उल हक़ साहब की उसी बरादरी इज़्म के रोल को आगे लेके फिर इसमें उन्होंने हिम्मत की कि करप्शन को पूरी तरह इन्वॉल्व किया, जिससे आज मुआशरे में ये बात अक्सर आपने जो नून लीग के कायदीन हैं, जो वर्कर हैं, उनसे सुना होगा, वो खाता था तो लगाता भी था। ये हमारा ज़हनी इनेतात है कि हम कबूल कर रहे हैं अपना रिश्वत को या बेईमानी को, और इसका असर जो है वो सियासतदानों पे भी पड़ा, ब्यूरोक्रेसी पे भी पड़ा, और हमारा निज़ाम जो है वो करप्शन के जंजाल में ऐसा आया कि कोई आदमी घर से उस वक़्त तक किसी काम के लिए निकलता नहीं जब तक उसकी जेब में उसको यकीन न हो कि इतने पैसे दे के मेरा काम हो जाएगा। और ये एक वर्स्ट किस्म की अपना दौर था। परवेज़ मुशर्रफ साहब आए। परवेज़ मुशर्रफ साहब ने
जब तक उन्होंने सियासतदानों के बगैर काम किया, ही वॉज ए वेरी सक्सेसफुल, कंट्री वॉज गोइंग ऑन वेरी हाई। जब सियासतदान आए तो फिर सियासतदानों की जो आपस में रेशादवानियाँ हैं वो शुरू हुई। आपने यकीनन ये महसूस किया होगा कि जो परवेज़ मुशर्रफ का दौर था उसमें आम आदमी खुशहाल हुआ है, मज़दूर की मज़दूरी बेहतरी हुई है, टेक्नीशियन की मज़दूरी ज़्यादा बेहतर हुई है, ज़मींदार को उसकी फसल के मुआवजा बेहतर मिला है, सनअतकार को उसकी प्रोडक्ट जो है उसका मुआवजा मिला है बेहतर, उसको एक्सपोर्ट करने का बड़ा मौका मिला है। फिर आगे अपना जरदारी साहब और नवाज शरीफ का रोल, तो मैं समझता हूँ कि आप सारे तारीख़ के तालिब इल्म हैं, अब मैं उस पर क्या तबसरा करूँ। और अगर कोई मुखालिफ साथ ना बैठा हो तो उस पर तनकीद करना भी मैं समझता हूँ कि कोई वो भी काबिल फ़ख्र बात नहीं है। लेकिन चूँकि जो हशर इस मुल्क का हुआ वो आपके सामने है। अब आगे बात इमरान खान साहब पे। इमरान खान साहब पे मतलब है कि इन्होंने एक अपने अंदाज से इस मुल्क की इकॉनमी को ग्रेजुअली वो लेके आए। लोगों के मसाइल ये हाल ना कर सके उस तरह कि हमारे पास मुआशी हालात नहीं थे, जिसकी वजह से हम शुरू में जब ये आए तो आपको पता है कि अपना ख़जाना टोटली खाली खाकाना बासी करके चले गए थे। हमारे पास 3 महीने की तनख्वाहों को पैसे नहीं थे, चुनांचे इनको फिर अपनी लॉबी इस्तेमाल करनी पड़ी सऊदीया से और दुबई से पैसे ला के तनख्वाहें देनी पड़ी। तो इन्होंने पहले जो है वो आम मामलात की तरफ नहीं, सिर्फ मुआशियात की तरफ तवज्जो दी कि एक दफ़ा हम मुआशियात को मजबूत कर लें। आपको पता है MPA MNA भी नालान थे कि जी हमें तरक्याती फ़ंड नहीं मिल रहे, तो उसने कहा कि भाई तरक्याती फ़ंड अभी ना ले, पहले इस मुल्क की इकॉनमी को मुस्तहकम हो लेने दो। चुनांचे उन्होंने अपनी कोशिश की, इकॉनमी को एक लाइन पे लेके आए, जिससे हमें नज़र आ रहा था कि अगर हमें कुछ टाइम मिला तो शायद हम मुआशी तौर पर बेहतर नताइज भी ले आएँ, फिर हमारे लोगों को अपना बेहतर सहूलियात भी मिलेंगी। एक ज़रूर है कि उनके दौर में ज़मींदारों को तो बहुत अच्छे मुआवजे मिले हैं, फसलों की कीमत बड़ी थी। लेकिन अचानक से जो अपना शबहून हुआ है उस पर फिर अपना मुल्क आज पूरी तरह इंतशार का शिकार है। मतलब है कि अपना देख लें, वज़ीर आज़म साहब की फुर्तियाँ देखने के काबिल हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया कि ख़ुद वज़ीर आज़म बन गए, बेटे को वज़ीर आला बना के उन्होंने अपनी बादशाहत की बुनियाद रखनी शुरू कर दी। हमारे लोग क्योंकि एक डेमोक्रेटिक अंदाज में पले हुए थे, वो बादशाहत को कबूल नहीं करते, चुनांचे उनको बेटे को भागना पड़ा। ख़ुद भी वो एक बहुत कमज़ोर बुनियाद पे खड़े हैं, मतलब है कि किसी वक्त भी कोई धक्का लग सकता है। मतलब उनकी अपनी कोई बुनियाद नहीं है, वो एस्टेब्लिशमेंट की बुनियाद पे खड़े हैं। मतलब ये एक अब माज़ी करीब का सच है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ जो अपना तहरीक अदम एतमाद आई है वो सियासतदान नहीं ला सके, वो एस्टेब्लिशमेंट की मदद से आई है। और एस्टेब्लिशमेंट को अपनी ज़ाती ग्रीवेंसेस से शायद अपना खान साहब से कि वो उनकी बात उस अंदाज से, ही वॉज नॉट ए यस मैन, ही वॉज ए क्रेडिबल पर्सन ऑन हिज ओन, तो वो ये उनकी पॉलिसी से इख्तलाफ करता था, जिससे एस्टेब्लिशमेंट ने इनके साथ किया हुआ। लेकिन मेरा ये तजुर्बा भी है, मुशाहिदा भी है कि हमारे मुल्क का एक आदमी, एक आम आदमी, वो जिसको आप अनपढ़ कर लें, कुछ भी कह लें, लेकिन उसकी जो सोच है वो बड़ी प्योरीफाइड है और वो फैसला हमेशा सोच के नहीं करता बल्कि अब्रप्ट करता है और हमेशा वो फैसला कामयाब हुआ है। तो आज
इस मुल्क की 80% से ज़्यादा आबादी जो है वो इमरान खान के साथ है, लेकिन इमरान खान के रास्ते में बहुत सी रुकावटें पैदा करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मेरा ख्याल है कि खान साहब इन रुकावटों को अबूर कर सकेंगे और शायद मुल्क में एक बेहतर माहौल दोबारा जन्म ले। आने वाले दिनों में क्या देखते हैं कि इलेक्शन कब तक मतवक्के हैं और इसमें क्या सिनेरियो आप देखते हैं कि जिस तरह के मौजूदा सूरत हाल चल रही है उसमें आपको क्या नज़र आ रहा है? और इसके साथ मेरा आपसे दूसरा क्वेश्चन है कि इमरान खान ने एक बड़ा बोल्ड स्टेप लिया कि नारोवाल में करतारपुर कॉरिडोर बनाई, और हमने ये देखा है कि 4 साल में जो हमें उसका रेवेन्यू जनरेट होना था, जो हमें टूरिज्म की मद में बहुत ज़्यादा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो क्यों नहीं हो सका? और मैं दूसरा यहाँ पे आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जेहलम में हेरिटेज के बहुत ज़्यादा ऐसे मोनूमेंट्स हैं जिन पे बाबा गुरु नानक से मंसूब हैं। क्या आने वाले दिनों में आप देखते हैं कि इस चीज़ को दोबारा फोकस करके जो ग्लोबली दुनिया भर में सिख कम्युनिटी है उनको उनके मुकद्दस मजहबी मकामात को फोकस किया जाएगा? क्योंकि फवाद साहब की बड़ी मेहनत से ये मोनूमेंट्स दोबारा रीस्टोर तो हो चुके हैं, लेकिन दोबारा हुकूमत चेंज होने के बाद ये चीज़ें वहीं की वहीं रुक गई हैं। और साथ चलते चलते क्या देखें, जहाँ तक करतारपुर का मामला है, आप हिंदुस्तान में हिंदुइज़म की जो अपना उनकी दूसरी मज़ाहब के साथ उनका रवैया है उसको ज़हन में रखें। सिखों ने जिस तरह से शुरू में आना शुरू किया, हिंदुस्तान को कोई ख़तरा महसूस हुआ कि कहीं सिख कम्युनिटी जो है वो पाकिस्तान के साथ कोई ऐसे रिलेशन ना कायम कर ले कि उनको पंजाब में किसी मुश्किल का सामना करना पड़े। चुनांचे हिंदुस्तान ने ये डिस्करेज किया वहाँ से लोगों को आने में, वहाँ से आने वालों की बड़ी ख्वाहिश है, लेकिन हर मुल्क की अपनी दाखिली पॉलिसियाँ हैं, उन पर कोई अपना नहीं कर सकता। बाकी ये है कि मुझे खुशी है कि आपने हेरिटेज को इस सिलसिले में मुतालिया किया, इसको आप बेहतर बनाने की कोशिश में हैं, और मैं बिल्कुल ये समझता हूँ कि इमरान खान और उसकी टीम में ये अपना इदराक है कि हमें अपने माजी को अपने हाल और मुस्तकबिल के साथ नथी करके आना चाहिए। तो आपने देखा है कि किस तरह अपना नंदना किला हुआ, खीवड़ा हुआ, जो अपना हमारे हेरिटेज के मामलात थे पिंडरादन खान में, किस तरह उनको उजागर किया। इसी तरह यकीनन अगर उनको वक़्त मिला आए तो ये अपना हमारी जो नेशनल हेरिटेज है इसको वो बहुत आगे लेके जाए। और नेशनल हेरिटेज यही नहीं है कि हम इसको डेवलप करेंगे, ये लोगों को एक अट्रैक्शन का मौका मिलता है। लोग आके देखते हैं कि हमारे जो एंशंट बुजुर्ग थे, जो अपना कौमीतें थी, वो किस तरह अपनी इबादतें करती थी, किस तरह उन्होंने अपनी इबादत गाहें बनाई थी। फिर वो कंपेयर करते हैं कि आज की दुनिया और उस दुनिया में कितना फ़र्क है। और मैं ये समझता हूँ कि आने वाले वक्त में हेरिटेज को कोई भी नज़रअंदाज नहीं कर सके, क्योंकि वो सियाहत का एक लाजमी जुज़ होगा। ये बताइए कि लदड़ ख़ानदान की जो सियासी और अवामी खिदमात वो तारीख़ के पस मंज़र में बताइएगा, और मौजूदा जो हालात हैं जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और PTI की गवर्नमेंट पाकिस्तान में है, इस पर प्लीज़ रोशनी डालिएगा। बहुत शुक्रिया आपका, ये सवाल आपका बड़ा हमा जहत है। बहुत सी चीज़ों को ये, बहुत से अदवार को ये कवर करता है। सच्ची बात तो यह है कि मुश्कांस्त के खुद बबोयद न के अतार बगोयद। हमारी खिदमत का तो लोगों को बताना चाहिए, ना कि हम खुद अपने मुंह से अपनी तारीफ़ें करें। लेकिन आपने हुक्म दिया है, यकीनन मेरा ख़ानदान जो है वो तकरीबन 1926 से सियासत में है। हर दौर की सियासी अतवार अपने थे, ग़ुलामी के दौर के अपने थे। फिर मेरे ताया जी ने 1940 में
पाकिस्तान मुस्लिम लीग शमूलियत की, बल्कि जेल में पहली दफ़ा मुस्लिम लीग उन्होंने फॉर्म की। वो सदर थे और मरहूम ज़मीर जाफरी जो पाकिस्तान के मशहूर शख्सियत हैं बतौर शायर, बतौर तनज़ निगार, तो वो सेक्रेटरी जनरल थे। तो मुझे ये एज़ाज़ है कि मेरे ख़ानदान ने पाकिस्तान बनाने के लिए अपनी जो खिदमात हैं वो रिवा रखी। हम पाँचवें सवार दिल्ली से नहीं आए कि जब पाकिस्तान बन गया तो हमने कहा कि हम भी हैं, नहीं। हमने मेरे ख़ानदान ने अमली तौर पर जद्दोजहद की पाकिस्तान बनाने में। मेरे वालिद मरहूम चौधरी शाह मोहम्मद, वो मंटगोमरी था उस वक़्त, अब साहिवाल हो गया है, बल्कि अब पाकपटन डिस्ट्रिक्ट बन गया है। वहाँ पे हमने महाजरीन की बहाली के लिए बेपनाह खिदमात दी। यहाँ पर चौधरी अवैस साहब ने महाजरीन की बहाली के लिए बेपनाह खिदमात दी। हमारे पास जो महाजर आए थे वो फ़िरोज़पुर, जालंधर, अमृतसर से आए थे। यहाँ पे जो थे वो अक्सर जम्मू और कश्मीर के महाजरीन आए थे। तो हमने अमली तौर पर पाकिस्तान को बनाने में मेरे ख़ानदान का किरदार है। उस वक़्त के तकलीफ़ दह हालात में महाजरीन को बसाने के लिए मेरे ख़ानदान ने अपनी सी पूरी कोशिश की। ये तो है हमारा तारीख़ी विरसा जिस पे हमें बजा तौर पर बहुत नाज है। और उसके बाद फिर सियासत जो है वो चलती रही। मरहूम चौधरी अल्ताफ़ में मेरे ताया जी MLA थे, उस वक़्त मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहलवाते थे। फिर जब यह 1 यूनिट बना तो नशिस्तों में एडजस्टमेंट हुई। तो मेरे ताया चौधरी अल्ताफ़ हुसैन साहब ने कहा, चौधरी मोहम्मद अवैस साहब ने कहा कि चूँकि मेरा बेटा चौधरी अल्ताफ़ हुसैन अब LLB करके प्रैक्टिशनर हो गया है तो मैं सियासत से रिटायर हूँ, तो उनकी जगह पे चौधरी अल्ताफ़ हुसैन मेंबर असेंबली बने। तो उस वक़्त ये था मेंबर ऑफ वेस्ट पाकिस्तान असेंबली। आज का जो पाकिस्तान है ना, उस वक़्त इसको वेस्ट पाकिस्तान कहते थे। तो चौधरी अल्ताफ़ वाज द यंगेस्ट मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट ऑन दोज वेरी डेज। तो इस तरह मेरे ख़ानदान की जो मुल्क के नामवर पॉलिटिशियंस हैं उनका ताल्लुक़ सिंध से हो, उनका ताल्लुक़ ईस्ट पाकिस्तान से हो, उनका ताल्लुक़ बलूचिस्तान से हो, NWFP से हो, हमारे ख़ानदान का ताल्लुक़ तकरीबन हर सूबे में सियासतदानों के साथ, ख़्वाह वो किसी जमात में भी रहे हों, लेकिन हमारा उनके साथ एक बाहमी एहतराम का ताल्लुक़ रहा और किसी हद तक अब भी हम निभाने की कोशिश कर रहे हैं। 2 वीक के बाद इमरान खान साहब जेलम की सरजमीन में आ रहे हैं और आपकी इसके हवाले से क्या जो है मनसूबाबंदी है और आवाम को आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? लोगों को इनवाइट किया हुआ है कल 4 बजे, 3:30 बजे कि वो आएंगे, उनके साथ मुशावरत होगी और अपना उस मुशावरत पे फिर हम जो जलसे का तरीक़ाकार होगा, जो लाया अमल होगा, वो इंशाल्लाह हम कल तय होंगे। वैसे भी मैं ये समझता हूँ कि अब इमरान खान के जलसे के लिए सिर्फ आपको स्टेज बनाने की ज़रूरत है। लोग तो कच्चे धागे में बंधे आएंगी सरकार मेरी वाला किस्सा है। मैंने पिछले जलसे में अपना गया पिंड खान, तो वो पिंड खान के कुछ दोस्तों ने ज़िद की कि आप हमारे जुलूस को लीड करें। मैं वहाँ से निकला कोई 3-3:30 बजे, तो मेरे साथ कोई कहते थे कि अपना 960 से ज़्यादा गाड़ियाँ थीं, कारें, बसें, वैगनें इस किस्म की। लेकिन जब हम जलालपुर आए तो हमें पता चला जी कि ये 5000 से ज़्यादा हो गई हैं। मुझसे उस वक़्त के स्पेशल ब्रांच के DSP ने सवाल किया कि चौधरी साहब आप कितनी गाड़ियाँ लेके आए हैं? मैंने कहा कि 1000 के लगभग तो वो हमने चली थी। उसने कहा जी आपको 6000 कुछ 100 गाड़ियाँ आपकी आई हैं। तो लोगों में एक जज्बा है, लोगों में एक जोश है, जुनून है। तो इंशाअल्लाह जेएनएम का जलसा जो है
वो हर अंदाज से एक कामयाब जलसा होगा। और मैं आप लोगों को इस हाज़िरी से फ़ायदा उठाते हुए आपकी वसातत से लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि बहुत जल्द आपको टाइमिंग्स के बारे में भी इतला दी जाएगी, जगह के बारे में भी इतला दी जाएगी, लेकिन आप ख़ुद और अपने साथियों को ज़हनी तौर पर तैयार करें कि इस जलसे को आपने एक कामयाब और मिसाली जलसा बनाना है। आपने पिछली तारीख को, अपने पिछले रिकॉर्ड को जन्म के अवाम ने ख़ुद ही तोड़ना है। बहुत शुक्रिया आप सबकी आमद का, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मैं वकार साहब आपका, वटू साहब आपका, और कफील साहब आपका। आपने तो मुझसे कोई तलख सवाल नहीं किया, आपका शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी नाजरीन, आपने आज देखा कि हमारे साथ जो बुज़ुर्ग सियासतदान हाजी शहबाज साहब थे, उनकी जो मालूमाती गुफ्तगू जो कि कौमी, सूबाई और जेलम की जो मकामी सतह पे थी, उससे आपने बहुत कुछ हासिल किया होगा। इसी तरह के बहुत सारे इंटरव्यू आइंदा भी आपके साथ हम शेयर करते रहेंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।